एकेकाळी घराघराचा जीवकी प्राण असलेला, प्रत्येकाच्या सुखदुःखात सहभागी होणारा आणि सामान्यातल्या अतिसामान्य माणसालाही या देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणणारा. या रेडिओभोवती अनेक कथा गुंफलेल्या आहेत. त्यातल्या काही कायमच्या दफन होतात, काही नव्यानं जिवंत होतात, तर काही जिवंत होऊन पुन्हा दफन होतात. स्मशानात नव्हे, रसिकांच्या हृदयात. अशीच एक कथा घेऊन शनिवारची संध्याकाळ गोव्यातल्या रसिकांच्या जीवनात आली. अमिना आपा का रेडिओ. अस्वस्थ करून टाकणारा आणि काळजाला भिडणारा असा हा एकपात्री नाट्यानुभव स्वातंत्र्य आधीचं आणि त्यानंतरचं वास्तव ज्वलंत उभारून गेला. प्रयोग सांज प्रस्तुत आणि निषद पणजी निर्मित हा नाट्यप्रयोग प्रोफेसर अफसर हुसेन यांचं वास्तवदर्शी लेखन आणि कसदार अभिनय यामुळं नाट्यरसिकांच्या मनावर कोरला गेला. दिग्दर्शन, नेपथ्य आणि प्रकाश अशा सर्वच बाजू समर्थपणे सांभाळणारे प्राध्यापक दीपक आमोणकर यांनी आणखी एक दर्जेदार नाट्यानुभव रसिकांना दिला. या नाटकाची निर्मितीही लॉकडाऊनसारख्या अस्वस्थ अनुभूतीतून झाल्याचं लेखक प्रोफेसर अफसर हुसेन सांगतात. हमने देखा कि लॉकडाउन में मतलब रेडियो बहुत पॉपुलर है, मतलब गाने और खास तौर से पुराने गाने आज भी बहुत ही पॉपुलर है. मैं चाहता था कुछ गानों पे कुछ लिखे ऐसा कुछ, और सोलो, क्योंकि अभी स्थितियाँ ऐसी है तो गाने लिखे तो फिर कुछ कहानी भी तो होना चाहिए ना. तो मुझे अचानक याद आया कि उस जमाने का मतलब स्थितियाँ बहुत अजीब सी स्थिति थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान ये वो सब, तो गाने भी बहुत पॉपुलर. तो मैं अगर सिर्फ वही चीज़ें लेता तो कुछ नहीं आता, तो कुछ ऐसा चीज़ें जो थोड़ी सी प्रेम कैसा उपज सकता है, जैसे अभी आपने तो बच्चे के जो इनविजिबल लॉ है तो देखा है उसने, और किस तरह से उनके संबंध मतलब उस तरह से तो मिला के मैंने लिखा. क्योंकि एक एक्टर का प्ले है वो, मैं पहले चाहता था कोई और करे, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए. फाळणीच्या विखारी प्रसंगातून जाणाऱ्या एका मुस्लिम कुटुंबाची ही सामाजिक कथा. एका पडक्या उद्ध्वस्त वाड्यात या कथेची सुरुवात होते आणि अखेरपर्यंत कथेत गुंतून राहणारे रसिक या उद्ध्वस्ततेचा आतून अनुभव घेत असतात, अगदीच या वाड्यासारखाच. अब अमीना अपने हाथों से इस रेडियो पर से पर्दा उठाकर इसको ऑन करेंगी. रेडियो, अमीना आपा का रेडियो, हमारे दुख सुख का साथी. 20 साल तक इसने मेरे और अमीना आपा के अच्छे बुरे वक्त को देखा है, उजड़ते बसते लम्हों को जिया है. मुझे आज भी इस हवेली से, गलियारों से, छतों से, कमरों से गानों के सुरों की आवाज आ रही है. मैंने बहुत संघर्ष किया है रिहर्सल के दौरान, रियली. मैं मतलब है ना, मुझे लगता था कि मैंने क्यों कर रहा हूँ, मतलब लिखा है मैंने, पर जो सीक्वेंसेस बहुत बार है ना, सीक्वेंसेस इधर उधर हो जाती थी कुछ चीजें. और चूंकि ये प्ले एक रियलिज्म की ओर जाता है, कहीं ना कहीं इंस्टॉलेशन आ गया, कहीं ना कहीं रियलिज्म है, एक इमोशन है, एक यथार्थवादी अभिनय है, मतलब आपकी जो बॉडी लैंग्वेज. मुझे लगता है कि ये जो सोलो है ये एक्टर के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे. कहानियों का रंगमंच शुरू हुआ, बहुत सबसे पहले जो सोलो लिखा गया था हिंदुस्तान में, निर्मल वर्मा ने लिखा था, बहुत फेमस हुआ. उसको मराठी में भी बहुत लोगों ने किया, हिंदी में किया. 1.5 इंच ऊपर अकेला सोलो है जिसमें जर्मन की जो उसकी वाइफ जो थे वो उनके अगेंस्ट में थी, और उसको मालूम ही नहीं था कि मतलब इतने साल तक एक घर में रहे कि वो जासूस थी. और जब घंटे पर उसको पकड़ के ले गए और गैस चेंबर में डाला, और बहुत अच्छा पब है वो, और वो बोलता है कि मैं हमेशा रात को पब में इसलिए आता हूँ कि लोग होते नहीं है, और मेरी बिल्ली है उसको खाना खिला के आता हूँ.
यहाँ पर आके मैं बियर पीता हूँ, आप भी आइए, बैठिए मेरे सामने, बियर पिए। वो इस तरह से बातें कर रहे हैं पूरी रेस्टोरेंट, और पूरा सोलो है। बहुत लोग करते हैं। अभी है ना अमोल पालेकर ने किया सोलो, पिछली बार उनके फेस्टिवल में देखा। सीमा विश्वास करती है, विद्यार्थी है, बहुत बार होता है। बहुत बार ऐसा सोलो हमने देखे हैं जो कॉपी करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मिमिक्री जैसा एक तरह से। वहाँ थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। मैं उस पर कंट्रोल किया, दीपक ने भी, कि मैं ज़्यादा नहीं करूँ अपना जो है, क्योंकि मैं नरेट कर रहा हूँ एक्चुअली, वो कहीं ना कहीं करेक्टर मेरे आ रहे हैं दिमाग, है ना, पर हूबहू ऐसा नहीं, थोड़ी थोड़ी झलके, थोड़ी थोड़ी झलके। बस बस धन्नो, बस बस बस। साहिब हवेली आ गई है, ध्यान से उतरिएगा। चल। अरे साहिब ध्यान से चल, साले बहन साहब, ठीक हूं मैं। अरे ये तो साहिब के भाई लड़खड़ाते हुए, साले मुझे पाकिस्तान भेजेंगे हैं? ये सब भाई के दोस्त है, देख लूंगा सालों सबको, आज फैसला हो जाएगा, एक एक को मार दूंगा। भाई अंदर गए, हवेली का दरवाजा और अभी बाहर निकल। साहिब ने दरवाजा खोला, कुछ नहीं बोले। भाई ने उनके मुंह पे थूक दिया। साहब ने दरवाजा बंद कर दिया। हवेली का दरवाजा बंद हो गया, और बंद हो गया उस हवेली का अमन, वैभव और मेरी अमीना आपा का भविष्य। अब अंदर से 3 स्पष्ट आवाजें आ रही थी, हरामी, सांप वाला है, अरे मेरा हिस्सा दे, तुम क्या करते हो, अरे रंडी तुझे तो मैं लचाऊंगा, अरे देखो लग जाएगी किसी के भाई से, संभालो उसको, अरे अरे देखो नहीं तो, अरे कहाँ जा रहा हो, कहाँ? धीरे 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 शब्दों का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा था, अब सिर्फ साउंड आ रहे थे, अरे और अचानक पिस्तौल की आवाज। Songs are the parts of script. अच्छा, Specific. okay. Some changes have been done because लिखते लिखते अभी आफ्टर 60s के भी सॉन्ग एक दो जगह आए, देन वी स्टडीड इट, करने के बाद बोला ये 60 के बाद के है, वो नहीं लेंगे, और जहाँ 40 के चाहिए वो 40 के ही 40 से पहले के ले लिए है। तो some changes, otherwise songs are the part of the script. क्योंकि मैंने लिखा तो वो गाने तो चाहिए थे उसमें, और दूसरा क्या है कि जब, क्योंकि ये पहला परफॉर्मेंस थी, एडिट किया हमने काफ़ी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आज जब लिखते हो एज ए राइटर अलग होता है वो, लेकिन जब आपका प्ले स्टेज पे आता है तो आपको बहुत जगह लगता है कि नहीं यार ये ज़रा सा रिपीट हो रहा है, या कुछ डर हो रहा है, या कुछ, तो हमने बहुत जगह पर एडिट किया इस प्ले को और टाइट किया, बहुत सीन उड़ाने पड़े। एज अ राइटर मैंने सर को कहा कि आप अब आप राइटर से बाहर आ जाओ, ये नहीं चाहिए, तो ये आप एडिट करो दूसरे दिन। और सर इतना काम करते थे कि मैं 6 बजे अगर रिहर्सल के लिए जाता तो 4-4:30 बजे से उनका रिहर्सल चालू रहता। जब जो एडिट करने के लिए वो सीन्स बोले थे वो दूसरे दिन तैयार मिलते, इसीलिए वो द प्रोसेस 12 दिन में वो पूरा प्रोसेस हो गया, नहीं तो पॉसिबल नहीं था। मैं एज ए डायरेक्टर 10 घंटे मैंने काम किया है जी सर, एफर्ट दिख रहा था पूरा। और मैं ये बता रहा हूँ स्टूडेंट का, एक एक्टर कैसे मैं रिकॉर्ड किया मैंने अपने आप पूरा प्ले,
है ना, जो भी था उसको, और मैं सुनता था उसको बार बार। कहीं भी अगर जा रहा हूँ, कहीं कार में भी है या घर पे भी है, और मेरा याद करने का प्रोसेस एक बहुत अच्छा है। जो अगर तो कि आप सुबह जब वॉकिंग कर रहे हो तो आप वॉकिंग भी करते रहो और आपके शब्द भी हो, और सोने से पहले अगर आपने वो शब्द, तो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट आपकी आंखों में आ जाती है लिखी। मैंने निश्चय कर लिया कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, और मैं घर आ गया। सब लोग अपना सामान बांध रहे थे, अब्बा सो रहे थे। अम्मा ने मुझसे बोला, तुम्हारा सामान हमने अलग रख दिया है, बोला हम सुबह निकल जाएंगे। मैं अम्मा के आंसुओं को महसूस कर सकता हूं। सब चले गए, मैं अकेला रह गया। अब साहिब और अमीना आपा ने मुझे हवेली में बुला लिया, ऊपर एक कमरा दे दिया। मेरा एमए का आखिरी पर्चा था। अमीना आपा मेरा बहुत ध्यान रखती थी। देश की हालत ठीक नहीं थी। साहब ने बताया था कि मेरे अब्बा और मेरी अम्मा लाहौर पहुंच गए थे। देश में आंदोलन शुरू हो गए। मैंने एमए पास कर लिया, सब लोग बहुत खुश थे। और एक दिन सरदार जी इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन साहिब, सरदार जी का कोई भी नहीं था। मैं और साहिब ने सब इंतजाम किया। साहिब अब चुपचाप बैठे रहते, तो ऑफिस भी नहीं जाते। पाकिस्तान से भी खबर ठीक नहीं थी। सलामत अली ने जो ख्वाब दिखाए थे वो टूट गए। अब्बा एक ढाबे में खाना बनाते, परिवार जो पालना था। देश की हालत ठीक नहीं थी। आंदोलन शुरू हो गए थे। जिन्ना पाकिस्तान बनाने के अड़ गए थे। गांधी चुपचाप हो गए थे, बुढ़े हो गए थे। नेहरू की अलग पॉलिटिक्स, राजवाड़ों में भी अलग जोश, अलग तरह से गुस्सा था। देखते देखते हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए। हमारा देश भी उससे अछूता नहीं रहा। और सिर्फ गाने बजते थे भी। और फिर आखिर वो दिन आ ही गया। रात के 12 बजे 15 अगस्त 1947 हमारा देश आजाद हो गया। चारों तरफ जोश था, खुशियां थी, नाच गाने, सब कुछ नया था। नई जिंदगी, नए सब कुछ। अमीना आपा उस दिन बहुत खुश हुई। उन्होंने हलवा बनाया और सबको बांटा। देश संभल रहा था। हमारे करनदान अभी भी अंग्रेजों के मोहताज थे। और एक दिन अब्बा ने मुझे और एक दिन साहिब ने मुझे अपने हॉल में बुलाया और कहा कि इस कागज पर साइन कर दो। मैंने कहा साहिब ये क्या है? साहिब बोले, बेटा। पहली बार साहिब ने मुझे बेटा बोला था। आसिफ, तुम जानते हो मेरे और अमीना आपा के आगे पीछे कोई भी नहीं है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है बेटे। अब हम हमारे बाद इस हवेली के तुम मालिक हो।
मैं एकदम फ्रीज हो गया। अमीना आपा ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैं उनके दोनों के पांव पड़ गया। शब्द एकदम खत्म हो गए थे, खत्म। एक नौकर के लड़के पर साहब, खुशियां जितनी जल्दी आती है, हवा के झोंके की तरह उड़ भी जाती है। और साहब भी एक दिन रुक सकते। अमीना आपा को अकेला छोड़कर हमें सबको अकेला छोड़। अमीना आपा, अमीना आपा सूनी आंखों से साहिब के जनाजे को देखती रही। वाह आपा, आपा टूटी नहीं। अब उन्होंने वो स्कूल खोल लिया जहां पर हम रहते थे। वो सारा दिन बच्चों के साथ रहती। अब वो मेरा ख्याल ज्यादा रखती थी। तुम्हारा काम कैसे चल रहा है, घर की कोई खबर आई? 40 दिन के बाद रेडियो ऑन। लेकिन रेडियो ने गाने बंद कर दिए थे उस दिन, सिर्फ भजन। हे राम, गांधी के आखिरी शब्द, महात्मा गांधी की हत्या, देश अंधकार के गर्त में चला गया। पापा, पापा उस दिन बहुत रोई। पहली बार मैंने उनको रोता हुआ देखा। 3 दिन तक उन्होंने खाना नहीं खाया। अभी मुझे और आपा को बहुत कुछ देखना था और झेलना था। पाकिस्तान से खबर ठीक नहीं थी। अम्मा का संदेशा आया था कि अब्बा की तबीयत सीरियस है, आ जाओ देखने के लिए। इट्स नॉट एक्चुअली टू मच मेलोड्रामा और टू मच रियलिस्टिक, समथिंग इज डिफरेंट एक्टिंग प्रोसेस की है। बहुत बार मैंने, और आपने देखा होगा मैं बहुत पहले आके यहाँ पर बैठ गया था फर्स्ट टाइम। आई फील एक्चुअली बिकॉज आपने बहुत बार देखा होगा इस तरह के जो लोग होते हैं वो जिनकी वो हवेलियों के सामने पड़े रहते हैं, पड़े हुए, उनका सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कई देखा ऐसा। उदयपुर के वेजन कल्चर सेंटर की जो हवेली है उसमें 2-3 लोग ऐसे पड़े रहते हैं जो कभी रहते थे, मतलब कोई निकालता भी नहीं है। खाना मिल गया तो खा लिया, और उनसे कहानियां सुनते थे कि ये हमारी थी, हमारे ये थे। तो वो जो एक प्रोसेस हुआ है, जो पार्ट ऑफ द इस घर का, क्योंकि उसके नाम से हवेली है ना, वो एक सो समथिंग दिस इज अ प्रोसेस एक्चुअली, एक्टिंग प्रोसेस जो कभी कभी आपको अपनाना पड़ता है, क्योंकि एक्टिंग का बहुत अलग चीज है। कभी अच्छी होती है, कभी बुरी होती है। मैं पाकिस्तान आ गया, एक अनजान देश। अब्बा मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं अब्बा के चेहरे के भावों को महसूस कर सकता था। उन्हें कितना पछतावा हो रहा था। उन्होंने अपना मुल्क छोड़कर कितनी गलती की थी, चले गए। अब मैं चाहता था कि अम्मा और मेरी बहनों को मैं हिंदुस्तान ले जाऊं, पर ये कानूनी रूप से बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो पाकिस्तान के नागरिक बन चुके थे। क्या करूं, क्या नहीं करूं, किसके पास छोड़ूं? मैंने आपा को खत लिखा। आपा ने जवाब दिया कि इनको अकेले मत छोड़ना, मेरी फिक्र मत करना, खुदा सब ठीक करेगा।
मैं ये सोच ही रहा था कि फिर हमारी जिंदगी में सलामत अली आ गए। अरे मियां भाई, तुमने जो है भाई के बीमारी के बारे में मुझे बताया नहीं है? अरे भाई, मैं तुम्हारा बड़ा बाप हूं। अरे आसिफ मियां, तुम आ गए, ये बड़ा अच्छा किया। अरे भाई, अभी मैं जिंदा हूं। दुल्हन, चलो मेरे साथ, चलो सब लोग। अरे इतनी बड़ी कोठी है मेरी, है? मैं अकेला थोड़ी रहूंगा। चलो बेटियां, सामान बांधो। सलामत अली ने मेरी बहनों को देखा गौर से। अरे वाह, माशाल्लाह, तुम तो देखते ही देखते। और हम सलामत अली की मक्कारी को समझ ही नहीं पाते। दम रह गए उनकी ठाट बाट देखते। बढ़िया कोठी, नौकर चाकर, मोटरे। बाद में मालूम पड़ा कि वो एक सरदार जागीरदार की हवेली कोठी थी, जिनका बहुत बड़ा बिजनेस था, जो अब सलामत अली ने हथिया लिया था। सरदार जी और उनकी पूरी फैमिली गायब हो गई थी, इसका आज तक पता नहीं चला। और एक दिन सलामत अली ने अपने दीवाने खास में मुझे बुलाया और कहा, मैं सुना है तुम अपनी अम्मा और बहनों को छोड़कर हिंदुस्तान जा रहे हो। ये भाई ठीक नहीं कर। अरे तुम जवान हो, पढ़े लिखे हो, तुमने मुझे हमेशा गलत समझा है, गलत समझा। अरे इतना बड़ा बिजनेस किसका है, तुम ही तो संभालोगे। सलामत अली बहुत भावुक हो गए। अरे क्या तुम अपनी माँ और अपने बहनों को ऐशो आराम नहीं देना चाहते? मैं उनकी मक्कारी को समझ नहीं पाया, मकड़ी जाल में फंस गई। मैं उनकी ऑफिस का एक सीईओ हो गया था, बढ़िया ऑफिस, गाड़ी, बहनों के भी अच्छी घरों में शादी कर दी। अम्मा बहुत खुश थी। अब उन्होंने मेरे लिए भी लड़कियां ढूंढना शुरू कर दिया सलामत अली के साथ। मैं सब ठाट बाट में अमीना आपा को भूलता जा रहा था, क्योंकि जब भी रात को सोता अमीना आपा की रेडियो और उनकी बातें मुझे याद आती। और मैं एक दिन उनके ख्वाब में जाऊं कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सिक्योरिटी, पुलिस, भागने की कोशिश मत करना, तुमको चारों तरफ से घेर लिया है हमने। है? मैंने दरवाजा खोला और सब खत्म। यातनाएं और यातनाएं। मैं हिंदुस्तान का जासूस था जो पाकिस्तान में बहुत बड़ी साजिश रचाया था। इलीगल परमिट, इलीगल बिजनेस। मेरी बात कौन सुनता? सलामत अली ने भी मेरे खिलाफ बहुत बयान दिए। अम्मा कुछ बोल ही नहीं पाई। 40 साल हर दिन मौत, हर दिन मौत। मैं जेल की छोटी सी कोठरी में छोटी सी खिड़की को देखता रहता। बरसात में टप 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 पानी गिरता और मुझे याद आते अमीना आपा के गाने जो रेडियो में बजते थे। मैं सब कुछ भूल गया था। अम्मा कब गई मालूम भी नहीं पड़ा। एक पागल को अलग रखते हैं ना कोठरी में, पागल। और एक दिन कुछ लोगों के साथ मुझे रिहा कर दिया गया। शायद पाकिस्तान के लोग चाहते नहीं थे कि मैं उनकी जेल में मरूं, या दोनों देशों के रिश्ते ठीक हो गए थे। जेलर ने मुझसे पूछा, अरे भाई मियां, पाकिस्तान से कोई आया नहीं, हिंदुस्तान में कहां जाओगे, कोई है? मैंने कहा है। अमीना आपा और रेडियो। रेडियो? कैसा बेवकूफ आदमी है, पागल। मैं पागल ही तो था। अमीना आपा से मिलने से मैं पागल हो गया था और मैं हिंदुस्तान आ गया। It's a lovely sight here with those rhododendrons in full bloom. The Rawson comes in for Capildare, who has 99. This one runs out. सब बदल गया था। सड़कें वही थी,
लेकिन मकान ऊंचे ऊंचे हो गए थे, दुकानें भी बदल गई थी, मोटर गाड़ियां, शोर। मैं पहचानने की कोशिश करने लगा था कोई तो मिले। अचानक मुझे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। रामू काका, रामू काका का पहचाना? कौन पहचाना? मैं यूसुफ, मेरा आसिफ, वो खान सामा का लड़का आसिफ। अरे बेटा तुम कहां थे तुम? सब खत्म हो गया। आपा कहाँ है? काका आपा कहाँ है? आओ मेरे साथ। मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। पता नहीं आपा कैसे लगती होंगी। मैं अल्लाहु अकबर, ये तो कब्रिस्तान है। काका ने एक कब्र पे हाथ रख के बोला, यह है तुम्हारी अमीना आपा इस कब्र में दफन, और दफन है उनका रेडियो। वो नहीं चाहती थी कि रेडियो किसी और के हाथ लगे। हमने रेडियो के साथ अमीना आपा को भी दफन कर दिया। तुमने ठीक नहीं किया आसिफ, ठीक नहीं किया बेटा। एक बार तू आ जाते मिलने के लिए, वो आखिर दम तक तुमको याद करती रही। और मैं पागलों की तरह वापस हवेली आ गया। नहीं तो अभी आपा की आवाज आएगी, अभी उनके गाने आएंगे रेडियो पर, अभी उनकी हंसी आएगी, ठाके आएंगे। मैं ढूंढता रहा यहाँ से वहां, यहाँ से आएंगे गाने और कोई नहीं आएगा। उनकी आवाज आएगी मेरे कानों में, उनकी आवाज। मैंने कभी जाना नहीं मेरे अब्बा अम्मा कौन थे। न कभी जाना कि भाई बहन कैसे होते हैं। कभी जाना नहीं था बड़े लोगों के रसूल रिवाज कैसे होते थे। मैं खोई रही अपनी संगीत भरी दुनिया में, जहाँ प्यार था, मोहब्बत थी, भावनाएं थी, और थे कभी आंसू कभी खुशी। फिर मेरी दुनिया में मैं और तुम आए, तहजीब और संस्कार देखने और सुनने की समझ पैदा हुई, और फिर चुपचाप सब चले गए। मैं अकेली अमीना आपसे दरखास्त करती हूँ, अपनी जन्नत में मुझे ले चलो, उस दुनिया में ले चलो जहाँ के अनुभव अभी भी मेरे लिए इतने ही पूरे हैं जितने पहले प्यार में पगली बावड़ी के होते थे। नहीं, प्रेम बावड़ी से कोई सवाल न कीजिए, वो तर्कों की दुनिया से बाहर निकल आए हैं, वो ख्वाबों की दुनिया में आ गए हैं जहाँ रोशनी ही रोशनी है।